बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ सप्लाई, इट्स इक्वेशन, इट्स असम्पशन, इट्स शेड्यूल और डायग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, उसकी डेफिनेशन। Other thing remain same if the price of commodity increase, its quantity supply increase, and if the price of commodity decrease, quantity supply also decrease। यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई से पहले आपको पता होना चाहिए कि सप्लाई क्या होता है। सप्लाई पे मैंने पिछली 2 वीडियो बनाई हुई हैं, एक उसकी सप्लाई उसकी डिफरेंस टाइम के अकॉर्डिंग, और दूसरी बनाई है स्टॉक और सप्लाई में क्या डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपली वैसे बता देती हूँ कि सप्लाई क्या है। वैसे अगर आपको समझना चाहते हैं कि सप्लाई क्या है तो आप उधर मेरे वो वीडियो देख सकते हैं। सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच इज़ एक्चुअली बॉट इनटू द मार्केट फॉर सेल एट ए स्पेसिफिक प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, उन्होंने कहा सप्लाई वो क्वांटिटी होती है किसी भी कमोडिटी की, यानी कि एक ख़ास कमोडिटी की वो क्वांटिटी ली जाती है जो एक अरसा वक्त में एक ख़ास स्पेसिफिक प्राइस पे मार्केट में सेल होने के लिए आए। जो भी चीज़ मार्केट में सेल होने के लिए आती है वो क्या कहलाती है, सप्लाई कहलाती है। सिंपल अल्फाज में ये कहते हैं। देन हम लॉ ऑफ सप्लाई की तरफ आते हैं। उन्होंने क्या अदर थिंग रिमेन सेम, यानी कि बाकी तमाम फैक्टर हमने क्या कहते हैं सेम रख लेने हैं। ये आप कोई भी इकनॉमिक्स का लॉ ले लें, उसमें ये लाइन लाजमी होती है, क्योंकि जो फिज़िक्स वगैरह का लॉ होते हैं वो क्या होता है चीज़ मटेरियल गुड्स पे होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं मटेरियल गुड्स तो चेंज नहीं होती ना, लेकिन जो इकनॉमिक्स होता है वो क्या है इंसान की ज़हनी कैफियत पे होती है, तो इसलिए वो चेंज होती रहती हैं। ठीक है, इसलिए वो हमेशा हर एक लॉ में आप देखना, हर एक इकनॉमिक्स लॉ में ये लाइन ज़रूर लिखी होती है, अदर थिंग रिमेन सेम। ठीक है, इफ़ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज इट्स क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज। अगर उन्होंने कहा कि किसी भी चीज़ की कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो जाए तो देन क्या करते हैं उसकी क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस की है, बनाई है कोई चीज़, तो देन आपने क्या किया, तो आपने मार्केट में सेल होने के लिए लेके आए, लेकिन उसकी जो इतनी कॉस्ट उस पर ज़्यादा ही है, लेकिन उसकी आपको जो पे है वो ज़्यादा नहीं दे रहे, कम दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे उससे स्टॉक कर लेंगे, अपने पास ज़ख़ीरा कर लेंगे। लेकिन जब किसी भी उस क्वांटिटी की प्राइस बढ़ेगी तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो भी स्टॉक पड़ा होता है, जो भी आपकी प्रोडक्शन होगी, आप मार्केट में ले आएंगे। प्राइस बढ़ी तो देन मार्केट में क्या होगी, सप्लाई बढ़ गई। ठीक है, और देन इसका ऑपोजिट क्या है, एंड इफ़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज क्वांटिटी सप्लाई आल्सो डिक्रीज। इसके उलट जब किसी भी चीज़ की क्वांटिटी की प्राइस कम होती है तो उसकी क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि अगर आप, जैसे मैंने पहले कहा कि आपने कोई चीज़ बनाई मार्केट में लेके आए, तो लेकिन उसकी प्राइस क्या थी, कम थी, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा था, तो आपने क्या कर दिया, वो चीज़ क्या कर ली, स्टॉक कर लिया, अपने पास ज़ख़ीरा कर दी। तो ये पॉइंट के व्यू के हिसाब से देखें, आपने कोई भी चीज़ बनाई मार्केट में लेके आए, जब पहले से मार्केट में थी, देन सडनली उसकी प्राइस क्या होगी, कम होगी, तो आपने क्या किया, वो जितनी भी आपके पास थी सप्लाई, आपने क्या किया, उसे स्टॉक के तौर पे रख लिया अपने पास कि अभी नहीं सेल आउट करना, जब उसकी प्राइस बढ़ेगी तो देन करेंगे। देन क्या होगा, जब प्राइस कम होने से उसकी सप्लाई भी कम होगी। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है कि जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाती है, कि मार्केट में ज़्यादा चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, और जब किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो उसकी सप्लाई भी कम हो जाती है, कि मार्केट में कम चीज़ें आती हैं। देन हम इसकी इक्वेशन की तरफ आते हैं। इक्वेशन, वैसे आप देखें ना, प्राइस का और क्वांटिटी सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। पॉजिटिव रिलेशनशिप किस तरह आप डेफिनेशन से भी देख सकते हैं कि जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ जाती है, जब प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाती है। तो इस हिसाब से यानी कि एक की कम होने से दूसरी भी कम होती है, एक की ज़्यादा होने से दूसरी भी ज़्यादा होती है। ये क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। दैन इसकी क्वेश्चन है क्यू एस इक्वल टू एफ ऑफ पी। आप इसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे क्यू एस इक्वल टू एफ ऑफ पी। ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क्वांटिटी सप्लाई इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है, इसकी क्वेश्चन क्या है, क्यू एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस। यहाँ पे क्यू एस क्या है, क्वांटिटी सप्लाई, और पी क्या है, प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, देन हम इसके अजम्पशन की तरफ आते हैं। फर्स्ट अजम्पशन क्या है, अजम्पशन का आपको पता होना चाहिए कि अजम्पशन किसे कहते हैं, कि आपने कोई भी चीज़ फ़र्ज़ कर लेनी, जैसे कहते हैं ना लेट सपोज, मैथ में आपने अक्सर पढ़ा होगा, सपोज जिसे कहना है कोई भी चीज़ फ़र्ज़ कर लेना, तो इकोनॉमिक्स में फ़र्ज़ करने के उन्होंने अजम्पशन का नाम दिया कि आपने अज्यूम कर लेना। आपने पढ़ा होगा कि आप अज्यूम करें,
अज्यूम को अजम्पशन से निकला हुआ है, ठीक है। हमने क्या क्या चीज़ें फ़र्ज़ करनी है, दैन ये लॉ करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल है नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। किस तरह वो कह रहे हैं कि अगर हम, इन्होंने कहा अगर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा तो दैन ये लॉ फुल करेक्ट नहीं होगा। It is assumed that there is no change in cost of production because the profit decrease with the increase in cost of production and causes the decrease in supply। यानी कि उन्होंने क्या है कि हमने एज्यूम किया है कि हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे अगर, बिकॉज अगर प्रॉफिट डिक्रीज़ होगा, क्योंकि अगर क्या कहते हैं प्रॉफिट डिक्रीज़ होगा विद द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो देन क्या होगा, हमारा प्रॉफिट डिक्रीज़ हो जाएगा और इसकी वजह से हमारी जो सप्लाई है वो भी कम हो जाएंगे। किस तरह ये कह रहे हैं, अगर आपको कुछ भी चीज़ बनाने में पहले कम पैसे लगते थे अब ज़्यादा लगेंगे, दैट मीन क्या होगा कि आपके जो भी प्रॉफिट था उसी में से लगेंगे ना। पहले आपको जो वो चीज़ 5 रुपए की पड़ रही है तो अब 7 रुपए की पड़ रही है, तो 2 रुपये आपने किस में डालेंगे, प्रॉफिट्स में इसे डालेंगे, तो देन क्या होगा, आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा जिसकी वजह से आपको महंगी चीज़ें बन रही हैं तो आपने इसकी जो सप्लाई है वो भी कम कर देंगे। इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आल्सो डिक्रीज। उन्होंने क्या, अगर किसी भी चीज़ की क्वांटिटी की जो सप्लाई क्या कहते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी की डिक्रीज़ हो जाए, किसी भी क्वांटिटी की प्राइस को क्या कहते हैं प्राइस कम हो जाए किसी भी क्वांटिटी की, तो देन क्या हो जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी डिक्रीज़ हो जाएगी। At the same time, the quantity supply does not decrease and profit remain constant। और इस एट द सेम टाइम जब क्वांटिटी सप्लाई डज नॉट डिक्रीज, जब हमारी क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज कोई चेंजेस नहीं आएंगी तो हमारा प्रॉफिट में चेंज नहीं होगा। किस तरह वो कह रहे हैं कि अगर हम पहले से फिक्स कर लेंगे तो हमारी कॉस्ट प्रोडक्शन में नहीं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा तो हमारे प्रॉफिट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो देन ये लॉ करेक्ट साबित होगा। नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है कि हमने जितनी पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती थी अब भी उतनी है। अगर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो देन क्या होगा, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। देन अगर हमारा प्रॉफिट कम होगा तो हम अपनी जो सप्लाई है उसको डिक्रीज़ कर देंगे। अगर किसी भी, अगर उन्होंने उलट बताया कि अगर किसी भी रॉ मटेरियल से कोई भी चीज़ बनती है ना, अगर हमारी रॉ मटेरियल यानी कि किसी भी क्वांटिटी की जो डिक्रीज़ हो जाए प्राइस, देन क्या होगा, अगर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। देन हमारा सेकेंड एजम्पशन है नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। इट इज़ assumed दैट टेक्निकल ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज। हमने एज्यूम कर दिया कि यहाँ के जो भी टेक्निक यूज़ हो रही है प्रोडक्शन के लिए वो हमने चेंज नहीं करती। इफ़ बेटर मेथड ऑफ प्रोडक्शन आर इन्वेंटेड, अगर हमने कोई बेटर मेथड यूज़ करना शुरू कर दिया, प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएगा। देन क्या होगा, प्रॉफिट इंक्रीज एट द प्रिवेलिंग प्राइस, तो देन हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा जितनी में हमें प्राइस मिल रही है उसके अकॉर्डिंग। द सेलर इंक्रीज सप्लाई एंड द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट ऑपरेट, तो देन क्या होगा, सेलर क्या करेगा, चाहेगा कि उसकी सप्लाई बढ़ जाए क्योंकि उससे प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। जब भी हमारी प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, हमारी सप्लाई बढ़ जाए ताकि हमें और प्रॉफिट हो, देन ये लॉ क्या फुलफिल नहीं होगा। थर्ड हमारा assumption है नो चेंज इन क्लाइमेट। इट इज़ assumed दैट देयर इज़ नो चेंज इन क्लाइमेट सिचुएशन, यानी कि हमारे क्लाइमेट को कहते हैं, माहौल को कहते हैं कि हमारा माहौल है जो चेंज ना होए, यानी कि हमारे जो अभी होते हैं ना माहौल में चेंजेस वगैरह वो ना हो। फॉर एग्जांपल उन्होंने एग्जांपल दिया, एट एनी प्लेस फ्लड और अर्थक्वेक ओकेयर, अगर किसी भी जगह पर फ्लड यानी कि सैलाब या जंजिला वगैरह आ जाए, द सप्लाई ऑफ गुड्स डिक्रीज एट प्लेस, तो देन क्या होगा, वहाँ पे जो सप्लाई होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। और एट प्रोविजन प्राइस प्रिवेलिंग प्राइस, तो देन क्या होगा, वही उसी कीमत पे उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई में तो कोई डिफरेंस नहीं आया लेकिन सैलाब या ज़लज़ले की वजह से उसकी जो सप्लाई है वो कम हो गई है। देन हमारा फोर्थ पॉइंट है नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट का आपको पता होना चाहिए कि क्या है सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट का होता है नेमुल बदल, यानी कि आपको कह लें कि एक चीज़ है, एक यूज़ है और दो चीज़ें आपको मिल रही हों एक यूज़ के लिए, यानी कि पेन और बॉल पेन लिखना ही है ना दोनों ने, तो देन क्या होगा, सब्सटीट्यूट है। इन्होंने कहा कि जो प्राइस है ना सब्सटीट्यूट की वो चेंज ना हो।
If the price of substitute of commodity fall, then the tendency of consumer diverse to substitute, और उनका अगर किसी भी सब्सिट्यूट की प्राइस कम हो जाए, फॉल का मतलब होता है कम होना, ठीक है, देन जो कंज्यूमर होगा वो क्या करेगा, सब्सिट्यूट की तरफ डाइवर्स होगा, यानी कि वो चाहेगा कि सब्सिट्यूट परचेज कर ले क्योंकि उसकी प्राइस क्या होगी, कम हो गया। देयरफॉर द सप्लाई ऑफ कमोडिटी फॉल विदाउट एनी चेंज इन प्राइस, यानी क्या होगा, हमने सप्लाई में कोई चेंज नहीं हुआ, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसकी सप्लाई क्या होगी, कम हो गई है। क्यों कम हुई है, क्योंकि उसके सब्सिट्यूट की प्राइस कम हो गई थी। ठीक है, हमारा 5th पॉइंट है नो चेंज इन नेचुरल रिसोर्सेज। नो चेंज इन नेचुरल रिसोर्सेज का तो आपको पता है, कुदरती ज़राए जिसे कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इफ़ द क्वांटिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि मिनरल, गैस, कोयला, ऑयल ईटीसी इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज इट काजेज टू इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई, यानी कि उन्होंने कहा अगर हमारे जो नेचर के रिसोर्सेज हैं यानी कि मटीरियल, गैस और कोयला, ऑयल वगैरह वो इंक्रीज़ हो जाए तो दैन क्या होगा, हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दैन क्या हो जाएगी, जो भी होता है बनाने वाला गुड्स वगैरह वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि उसकी क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाए, तो दैन ये लाभ फुलफिल नहीं होता। दैन हमारा 6 पॉइंट है नो चेंज इन प्राइस ऑफ कैपिटल गुड्स। द कैपिटल गुड्स आर रॉ मटेरियल, मशीनरी, टूल ईटीसी। कैपिटल गुड्स कौन कौन से होते हैं, रॉ मटेरियल, मशीनरी, टूल, यानी कि कोई भी चीज़ को बनाने में जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसे हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। कैपिटल गुड्स कौन कौन सी होती हैं, रॉ मटेरियल और मशीनरी और टूल। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कैपिटल गुड्स। उनके अगर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए किसी की वजह से, अगर इन चीज़ों कैपिटल गुड्स की प्राइस इंक्रीज होगा, इफ़ इट कैन लीड टू डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई, दैन क्या होगा, इन चीज़ों कैपिटल गुड्स की प्राइस को इंक्रीज होने की वजह से हमारी क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैन हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट है नो चेंज इन पॉलिटिकल सिचुएशन। द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इज ऑफर्ड बाय द चेंज इन पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द कंट्री। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। उन्होंने क्या कहा कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन, हमारी जो कंट्री में होता है ना पॉलिटिकल इशू वगैरह, उसकी वजह से हमारी जो डिमांड इन्वेस्टमेंट इफेक्ट होती है। ठीक है, अगर हम जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन भी गुड्स एंड सर्विस की इफेक्ट होती हैं, क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उन्हीं से, अगर हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी क्या चीज़ें बनाती है ना, गुड्स बनाती हैं, तो देन हमारी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट की डिस्टर्ब होने की वजह से, इफेक्ट होने की वजह से हमारी गुड्स की प्रोडक्शन है वो भी इफेक्ट होगी। देन हमारा लास्ट पॉइंट है नो चेंज इन टैक्स पॉलिसी। इट इज़ अज्यूम दैट टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट डज नॉट चेंज। तो हमने एज्यूम कर लिया कि जो भी हम गवर्नमेंट टैक्स लगाते हैं, जितना भी पहले टैक्स लगाती है उतना ही टैक्स लगाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। द इंक्रीज इन टैक्स अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड्स डिक्रीज, यानी कि उन्होंने कहा अगर हमारा टैक्स इंक्रीज हो जाए दैन क्या हो जाएगी, हमारी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होने की वजह से हमारी जो प्रोडक्शन होगी वो कम हो जाएगी। प्रोडक्शन की कम होने की वजह से हमारी सप्लाई ऑफ गुड्स भी कम हो जाएंगी। ठीक है, दैन हम इसके शेड्यूल की तरफ आते हैं। हमने क्या कहा था कि प्राइस के बढ़ने से हमारी जो सप्लाई है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, पहले 0 प्राइस थी तो उसकी सप्लाई हमने क्या कर दी, -0 हो गई, -2 देन उसकी प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी सप्लाई -2 छोटा आता है 0 से। ठीक है, तो 0 हो गई, तो देन प्राइस 2 हुई तो क्वांटिटी सप्लाई कितनी होगी, 2 होगी। देन प्राइस और बढ़ी 3 होगी तो क्वांटिटी सप्लाई और बढ़ गई, 4 हो गई। क्वांटिटी जन प्राइस 4 हुई तो क्वांटिटी सप्लाई 6 होगी, यानी और लास्ट में 5 जब प्राइस हुई तो क्वांटिटी सप्लाई 8 होगी। तो हमने आपने पहले ये शेड्यूल बनाने से पहले ना आपने ये ज़रूर लिखना है कि क्योंकि इन दोनों के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है, देन क्या प्राइस के बनने से हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगी। ठीक है, देन हम इसे ग्राफिकली देख लेते हैं। हमें एक्स एक्सिस पे रखना है क्वांटिटी सप्लाई और वाई एक्सिस पे रखना है प्राइस। ठीक है, देन हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0 पे -2, क्वांटिटी सप्लाई -2 और 0। क्वांटिटी सप्लाई ये सप्लाई वाली लाइन है ना, तो देन हमने 0 ये पॉइंट होता है, यहाँ पे हमने एक्स एक्स की लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अगर हम माइनस में ले रहे हैं, क्वांटिटी सप्लाई माइनस में है तो ये लाइन सीधी उधर को चली जाएगी। ठीक है, अगर जो हमारी प्राइस माइनस में है देन ये वाई वाई लाइन नीचे को इधर हो जाएगी। ठीक है, हमारी जो फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्राइस
प्राइस 0 है और हमारी क्वांटिटी सप्लाई 2 है -2 है। प्राइस 0, ये 0 प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई -2, तो देन ये पॉइंट बन गया एस वाला, ठीक है। तो देन क्या हमारी प्राइस 1 है और क्वांटिटी सप्लाई 0 है। प्राइस 1 होगी और क्वांटिटी सप्लाई हमारी क्या है 0 है, तो 0 वाली ये लाइन, ठीक है, यहाँ पे एम बनेगी, ठीक है। तो देन क्या हुई 2 प्राइस और 2 क्वांटिटी सप्लाई, 2 प्राइस और 2 क्वांटिटी सप्लाई, एन बनेगी पॉइंट। तो देन 4 क्वांटिटी सप्लाई और 3 प्राइस, देन 6 क्वांटिटी सप्लाई और 4 प्राइस, और लास्ट वन आया क्वांटिटी सप्लाई 8 और प्राइस 5। देन हमने इनको पॉइंट को नाम दे देना SMNQRT, ठीक है, ये नाम दे दिया। तो देन हमने ये जो भी लाइन ड्रॉ की हुई है उससे हमने एक लाइन में मिला लेना है, जिसे हमने एक्स एक्सिस का नाम दिया, ये वाली लाइन इसमें हमने ड्रॉ कर दी। तो देन ये हमारा ग्राफ बन गया। पहले हमने पॉइंट के हिसाब से इन्हें बनाना है कि 0 पे -2 है, तो इस तरह बना के ना हमने ये पॉइंट के नाम दे देने हैं, देन पॉइंट को एक लाइन में ड्रॉ कर देना, वो तो हमारा ग्राफ बन जाएगा। आई थिंक आपको समझ आ गया कि सप्लाई ऑफ सप्लाई क्या है, उसकी क्वेश्चन, उसके एजम्पशन, उसका शेड्यूल और डायग्राम। अगर इसमें कोई भी मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। अगर आप कोई भी टॉपिक मुझसे समझना चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको आपके लिए वो टॉपिक एक्सप्लेन कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।